हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ है प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ाऊंगी। प्राकृतिक का मतलब होता है कुदरती, संसाधन का मतलब कुदरत के द्वारा मौजूद पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं, जैसे पर्यावरण है, नदी है, पानी है उसका, और अनेक ऐसे वस्तुएं हैं जो हम उपयोग में लाते हैं, वो संसाधन है, माध्यम है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। संसाधन द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं यानी ज़रूरतों को कुछ हद तक यानी कुछ सीमा तक या पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। प्रकृति में हजारों तत्व रहे हैं, पर उन्हें हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। ये तत्व तभी संसाधन कहे जाएंगे जब मनुष्य अपनी विशिष्ट यानी खास ज्ञान कौशल द्वारा उपयोग में ले। दूसरी तरफ से कहें तो जिन वस्तुओं पर मनुष्य आश्रित या निर्भर हो, जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो एवं मनुष्य के पास उसका उपयोग करने की शारीरिक या बौद्धिक क्षमता हो, इस अनुसार कोई भी वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए काम में ली जाए, वह संसाधन बन जाती है। प्राचीन काल में भूमि में दबे हुए खनिजों की जानकारी मनुष्यों को नहीं थी, तब वे संसाधन नहीं थे, परंतु आज उनकी उपयोगिता और खनन प्रविधियों यानी खुदाई के कार्यों के कारण विकास से मनुष्य जीवन के लिए वे अत्यंत आवश्यक बने हैं। प्राकृतिक संसाधन में उपयोगिता एवं कार्य करने की योग्यता दोनों गुण धर्म होने आवश्यक हैं। प्राकृतिक, मनुष्य एवं सांस्कृतिक तीनों का परस्पर यानी लगातार प्रक्रिया यानी प्रोसेस द्वारा संसाधन बनते हैं। यहाँ संसाधन के बारे में बताया गया है कि संसाधन द्वारा मनुष्यों की ज़रूरतों को कुछ हद तक या पूरी तरह से संतुष्ट किया जा सकता है। प्रकृति में हजारों तत्व रहे हैं, पर उन्हें हम संसाधन नहीं कर सकते हैं। ये तत्व तभी संसाधन कहे जा सकते हैं जब मनुष्य अपनी खास ज्ञान योग्यता द्वारा उपयोग में उसे ले। दूसरी तरफ से कहें तो जिन वस्तुओं पर मनुष्य आश्रित है या निर्भर हो, जिनके द्वारा मनुष्य की ज़रूरतें पूरी हो एवं मनुष्य के पास उसका उपभोग करने की शारीरिक यानी शारीरिक क्षमता, बौद्धिक यानी बुद्धि की योग्यता हो, इस अनुसार कोई भी वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए काम में ली जाए तो वह संसाधन यानी माध्यम जरिया बन जाती है। पुराने समय में भूमि में दबे हुए खनिजों की जानकारी मनुष्यों को नहीं थी, तब ये संसाधन नहीं थे, परंतु आज उनकी उपयोगिता और खनन प्रविधियों यानी खुदाई किए गए कार्यों के कारण विकास से मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक बने हैं। आवश्यक का मतलब जरूरी। प्राकृतिक संसाधन में उपयोगिता एवं कार्य करने की योग्यता दोनों गुण धर्म होने आवश्यक हैं। प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति तीनों की लगातार प्रक्रिया यानी प्रोसेस द्वारा ही संसाधन बनते हैं। आगे हम संसाधनों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन हमें अनेक तरह से उपयोगी है। मनुष्य जीवन के हर चरण पर उसकी कोई न कोई भूमिका अर्थात रोल हमारे ध्यान में आती है। कृषि प्रवृत्ति से उद्योग प्रवृत्ति तक सभी प्रवृत्तियां अंत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर अवलंबित यानी आश्रित हैं। इस संदर्भ में अधिक तथ्य यानी जानकारी लेंगे। संसाधनों के उपयोग के बारे में यहाँ बताया गया कि संसाधन हमें अनेक तरह से उपयोगी है। मनुष्य के जीवन में हर चरण पर उसकी कोई न कोई प्राकृतिक संसाधन अपना रोल निभाती है, वो हमें ध्यान में आता है। जैसे कि खेती से जुड़े कार्य, उद्योग से जुड़े कार्य और अनेक कार्य जो प्रत्यक्ष यानी जिसे हम जानते हैं, परोक्ष यानी जिसे हम नहीं जानते, ऐसे रूपों से प्राकृतिक संसाधनों पर अवलंबित है, आश्रित हैं। आगे है संसाधन भोजन के रूप में। मनुष्य की भोजन की आवश्यकता विविध यानी अलग अलग संसाधनों में से ही पूरी होती है। प्राकृतिक रूप में होने वाले फल, कृषि द्वारा मिलती विविध खाद्य फसलें, पालतू प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाला दूध और उसकी बनावटें तथा मांस, जलाशयों से मिलती मछलियाँ और अन्य जलचर, मधुमक्खी द्वारा बनाया गया मधु आदि चीज़ें खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग में ली जाती हैं।
भोजन के रूप में लिए गए संसाधन के बारे में यहाँ कहा गया है कि मनुष्य की भोजन की ज़रूरत अलग अलग संसाधनों में से ही पूरी होती है, जैसे प्राकृतिक रूप में होने वाले फल, खेती के द्वारा किए गए अलग अलग खाद्य फसलें, पालतू प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाला दूध और उसकी बनावटें, अलग अलग तरह के बनावट व्यंजन तथा मांस, जलाशय यानी तालाबों से मिलती मछलियाँ और यानी दूसरे जलचर जो जल में रहने वाले प्राणी हैं, मधुमक्खी द्वारा बनाया गया मधु अर्थात शहद आदि चीज़ें खाद्य सामग्री के रूप में खाने की वस्तु के रूप में उपयोग में ली जाती है। आगे है संसाधन कच्चे माल के स्रोत। जंगलों से प्राप्त होने वाली विविध चीज़ों, कृषि द्वारा उपलब्ध सामग्री, पालतू पशुओं से प्राप्त ऊन, चमड़ा और मांस, खनिज, अयस्क आदि चीज़ें अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाती है। कच्चे माल के स्रोत यानी जरिया संसाधन क्या है, यहाँ बताया गया कि जंगलों से मिलने वाली प्राप्त होने वाली अलग अलग चीज़ें, खेती द्वारा उपलब्ध सामग्री, पालतू पशुओं से प्राप्त होने वाले ऊन, चमड़ा और मांस, खनिज, अयस्क आदि चीज़ें अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाती है। संसाधन शक्ति संसाधन के रूप में, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा यानी शक्ति के रूप में उद्योगों एवं घरों में उपयोग ईंधन की तरह करते हैं। सूर्य प्रकाश, पवन, समुद्री लहरें, ज्वार भाटा और जल प्रपात द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। संसाधन के बारे में यहाँ बताया गया। शक्ति संसाधन के रूप में हम क्या क्या प्रयोग में लेते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक यानी कुदरती गैस का शक्ति के रूप में उद्योगों एवं घरों में उसका उपयोग ईंधन की तरह किया जाता है। सूर्य का प्रकाश, हवाएं, समुद्री लहरें, ज्वार भाटा और जलप्रपात यानी ऊंचे पहाड़ियों से गिरती हुई नदियों की जलधारा द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। संसाधन के प्रकार, इसके बारे में पढ़ते हैं। संसाधनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं यानी बांटे गए हैं उनको। पहला है मालिकाना आधार पर, दूसरा पुनः प्राप्तया के आधार पर, तीसरा वितरण क्षेत्र के आधार पर, चौथा परंतु मालिकाना दृष्टि से संसाधन के प्रकार इस प्रकार होते हैं। यह जानकारी तालिका के मदद से समझें। तालिका जो यहाँ पे दिया गया है मालिकाना दृष्टि के, हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जिसमें किसी व्यक्ति या कौटुंबिक मालिकाना आता है, यानी जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं उसमें किसी व्यक्ति या उसके परिवार का अधिकार होता है, जैसे कि भूमि, आवास आदि। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, किसी देश या प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति, जैसे सेना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तीसरा वैश्विक संसाधन, संपूर्ण विश्व की ऐसी तमाम अनेक भौतिक एवं अभौतिक संपत्ति जिसका उपयोग मानव कल्याण में होता है, मानव के भलाई में होता है, जैसे मालिकाना संसाधन। आगे पढ़ेंगे। संसाधनों के वितरण के आधार पर इसके प्रकार इस प्रकार हैं, हम लोग जानेंगे। पहला है सर्वसुलभ संसाधन। सर्वसुलभ का मतलब होता है जो आसानी से मिलते हो ऐसे संसाधन। वातावरण में रही उपयोगी वायु, जैसे उदाहरण में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरा है सामान्य सुलभ संसाधन। कौन से? सामान्यतया मिले ऐसे, जैसे भूमि, जमीन, जलचर, गौचर। तीसरा है विरल संसाधन, जो कहीं कहीं पे मिलता है, जिसके प्राप्ति स्थान मर्यादित है यानी सीमित है, ऐसे खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना, यूरेनियम आदि। एकल संसाधन, जो ऐसे संसाधन कहीं कहीं पे एक आध जगह पे मिलते हैं, एक या दो जगह पे, ऐसे संसाधन को विश्व में भाग्यवश एक या दो स्थानों पर मिलने वाले खनिज, जैसे क्रायोलाइट खनिज, जो सिर्फ ग्रीनलैंड से ही प्राप्त होती है। तालिका में देखकर हम दो प्रकार के वर्गीकरण यानी बंटवारे को समझे। संसाधनों के विभाग अन्य रूपों में भी किए जा सकते हैं, जिसमें नवीनीकरण यानी नए नए संसाधन,
ये दो भाग लिए जा सकते हैं। कुछ संसाधन स्वयं में यानी अपने आप निश्चित समय में उपयोग हुए हिस्से की पूर्ति करते हैं अथवा वे न खत्म हों ऐसे अखूट होते हैं। जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी आदि वर्ग में आते हैं। इसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जबकि अनवीनीकरणीय संसाधन वे हैं जो संसाधन एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते अथवा उन्हें पुनः बनाया नहीं जा सकता या नज़दीक के भविष्य में उनका पुनर्निर्माण असंभव है। जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का समावेश इस वर्ग में होता है। यहाँ बताया गया कि हम तालिका देखकर दो प्रकार के वर्गीकरण के विषय में जाने। संसाधनों के विभाग दूसरे रूपों में भी किए जा सकते हैं, जिसमें नवीनीकरणीय संसाधन यानी नए नए संसाधन जोड़े जाते हैं। ये दो भाग लिए जा सकते हैं। कुछ संसाधन करें ऐसे हैं जो अपने आप निश्चित समय पर उपयोग हुए हिस्से की पूर्ति कर देते हैं। जितना हम उपयोग में लेते हैं वह अपने आप वो वहाँ का स्थान भर जाता है अथवा वे न खत्म हो ऐसे होते हैं। जैसे कि जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी आदि वर्ग में आते हैं। इसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जबकि अनवीनीकरणीय संसाधन वे हैं जो संसाधन एक बार उपयोग में लेने के बाद फिर से उसको उपयोग में नहीं लिया जा सकता अथवा उन्हें फिर से बनाया नहीं जा सकता या नज़दीक यानी आने वाले समय में भी उनका फिर से निर्माण करना असंभव है। जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का समावेश इस वर्ग में होता है। आगे हम पढ़ते हैं संसाधनों का आयोजन एवं संरक्षण। मनुष्य की आवश्यकता यानी ज़रूरतें अमर्यादित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जबकि प्राकृतिक संसाधन मर्यादित है, सीमित है। विगत यानी बीते 100 वर्षों में मनुष्य द्वारा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हुए असाधारण विकास और भयंकर जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों का उपयोग अत्यंत अधिक बढ़ गया है। इस परिस्थिति के बारे में यदि गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो भविष्य में इसके खराब परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसी कारण भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। संसाधनों का संरक्षण करना अर्थात संसाधनों का विवेकपूर्वक उपयोग करना। संसाधनों के बारे में यहाँ बताया गया कि मनुष्य की ज़रूरतें जो है अमर्यादित हैं, उनकी कोई मर्यादा नहीं है। जबकि प्राकृतिक कुदरती संसाधन जो है वो सीमित है। पिछले 100 वर्षों में मनुष्य द्वारा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो लगातार असाधारण यानी अत्यधिक विकास और भयंकर बहुत भयानक जनसंख्या विस्फोट हुआ यानी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उसके कारण से संसाधनों का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। इस परिस्थिति के बारे में यदि गंभीरतापूर्वक गहराई से नहीं विचार किया गया तो आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत खराब होंगे, सबको सहने पड़ेंगे। इसी कारण भविष्य की पीढ़ियों के लिए, आने वाले हमारे नए समय की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। संसाधनों का सुरक्षा करना अर्थात संसाधनों का उचित ढंग से विवेकपूर्वक यानी ज्ञान के साथ प्रयोग करना। संरक्षण शब्द का सीधा संबंध संसाधनों की कमी से जुड़ा है। वर्तमान समय में जिस तरह दोहन यानी अनियंत्रित उपयोग हो रहा है, उसी तरह संसाधनों का अविवेकपूर्वक यानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होने के कारण उपयोग होने के अनियंत्रित उपयोग होता रहा है। तो विकास और वर्तमान जीवन स्तर बनाए रखना लगभग स्वप्नवत हो जाएगा यानी स्वप्न के बराबर हो जाएगा। उसके लिए विवेकपूर्वक उपयोग, संरक्षण और पुनः उपयोग जैसी बातें उसमें समाविष्ट हैं। जब किसी वृक्ष या जीव के अस्तित्व यानी वजूद पर संकट हो तब उसके लिए आयोजित व्यवस्थापन यानी प्रबंधन को उसका संरक्षण कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि संरक्षण शब्द का सीधा संबंध साधनों की कमी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में, अभी के समय में जिस तरह दोहन का मतलब होता है अनियंत्रित उपयोग हो रहा है, उसी तरह संसाधनों की अविवेकपूर्वक यानी विवेकता के साथ नहीं ज़रूरत से ज़्यादा अनियंत्रित उपयोग होता रहा है। तो विकास और वर्तमान जीवन स्तर बनाए रखना लगभग
सपने के जैसा हो जाएगा, उसके लिए विवेकपूर्वक उपयोग यानी जितनी आवश्यकता उतनी उपयोग करें। संरक्षण और फिर उपयोग जैसी बातें उसमें समाविष्ट होती है। जब किसी वृक्ष या जीव के वजूद पर संकट हो तब उसके लिए आयोजित व्यवस्था को उसका संरक्षण कहते हैं। संसाधन के आयोजन और संरक्षण के लिए आवश्यक तथ्यों को विस्तार पूर्वक समझें। सबसे पहले किसी एक प्रदेश या देश की एक इकाई मानकर उसके द्वारा उपयोग में लिए गए अब तक बिन उपयोगी और संभावित संसाधनों की उपलब्धि और विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यहाँ करें कि सबसे पहले किसी एक प्रदेश या देश को एक इकाई मानकर उसके द्वारा उपयोग में लिए गए अभी तक के बिन उपयोगी जो अभी तक नहीं उपयोग किया गया ऐसे संभावित संसाधनों की उपलब्धि और विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, जिन संसाधनों का प्रमाण यानी मात्रा मर्यादित है, सीमित है या अनिकरणीय है यानी उसका फिर से पूर्ति नहीं किया जा सकता, उसकी उत्पादन नहीं हो सकती है, उनका वैज्ञानिक रूप से दोहन करना चाहिए यानी उसको थोड़े अनियंत्रित रूप से उपयोग करना चाहिए एवं उसका उपयोग अनिवार्य हो तभी करना चाहिए। आगे है, जिन संसाधनों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है उनके विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो संसाधन वर्तमान में यानी अभी के समय में सरलता यानी आसानी से या सहजता से उपलब्ध हो उसे बिगाड़ने के बदले भावी आवश्यकता यानी आगे की आवश्यकता के लिए मितव्ययीपूर्वक यानी बुद्धि ज्ञान के साथ कम खर्च करके उसे बचाना चाहिए। और आगे है, मर्यादित मात्रा में उपलब्ध संसाधन बनाए रखना तथा तकनीकी विकास द्वारा उसके वैकल्पिक स्रोतों की खोज लंबे समय अंतराल पर फायदेमंद करें। जो सीमित मात्रा में उपलब्ध संसाधन हैं कम मात्रा में उनको बनाए रखना तथा तकनीकी विकास के द्वारा उसके दूसरे रास्तों की खोज लंबे समय के बाद फायदेमंद है। संसाधनों के संरक्षण के लिए सुरक्षा के लिए शासन द्वारा आवश्यक जरूरी कानून एवं नियम बनाकर उनका अमल करना चाहिए। नागरिकों को संसाधन के विवेकपूर्वक यानी ज्ञान के साथ उपयोग से जुड़ी सभी बातों से उन्हें अवगत होकर यानी जानकारी लेकर जन जागृति लानी चाहिए, लोगों को उसके विषय में बतानी चाहिए। आगे है जमीन निर्माण, इसके बारे में पढ़ते हैं। जमीन पृथ्वी की पपड़ी के अनेक कणों से बनी एक पतली परत है जिसमें खनिज, नमी, ह्यूमस तथा हवा वगैरह मिले होते हैं। मिट्टी के नीचे उसमें मूल चट्टान स्तर होते हैं। जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के घिसाव यानी रगड़ और कटाव से मिलने वाले पदार्थों से होता है जिसमें जैविक अवशेष, नमी और हवा मिलती है। अन्य रूप से कहें तो जमीन खनिज और जैविक तत्वों का प्राकृतिक मिश्रण है, मेल है। उसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास करने की क्षमता है। जमीन निर्माण के बारे में यहाँ बताया गया है कि जमीन पृथ्वी की पपड़ी पर के अनेक कणों से बनी एक पतली परत है, लेयर है, जिसमें खनिज, नमी, ह्यूमस तथा हवा आदि मिले होते हैं। मिट्टी के नीचे उसमें मूल चट्टान स्तर होते हैं। जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के रगड़ने और कटाव से मिलने वाले पदार्थों से होता है जिसमें जैविक अवशेष, नमी और हवा मिलती है। अन्य रूप से यानी दूसरे रूप में कहें तो जमीन खनिज और जैविक तत्वों का प्राकृतिक मिश्रण है, मेल है। उसमें वनस्पति के वृद्धि और विकास करने की क्षमता यानी ताकत है। आगे है जमीन, इसके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी सतह या स्तर जिसे हम जमीन कहते हैं, जिसमें वनस्पति यानी जो हमारी कुदरती पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्य होते हैं, जबकि उसका अनुपात सभी जमीन में एक समान नहीं होता है। इस तरह जमीन अर्थात सेंद्रीय पदार्थ युक्त मूल चट्टान और वनस्पति द्रव्यों के मिश्रण से बने असंगठित हैं और इस चूर्ण में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के विघटन या सड़ने से बने सेंद्रीय तत्व इसमें मिलते हैं। ये सेंद्रीय तत्व वनस्पति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जमीन के बारे में यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी की पपड़ी के सबसे ऊपरी सतह या स्तर जिसे हम जमीन कहते हैं, जिसमें वनस्पति यानी पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्य होते हैं, जबकि उसका मात्रा सभी जमीन में एक समान नहीं होता है। इस तरह जमीन अर्थात सेंद्रीय पदार्थ युक्त मूल चट्टान और वनस्पति द्रव्यों के मिश्रण से बने असंगठित पदार्थों की पपड़ी या स्तर। मूल चट्टानों को घिसाव या निक्षेपण के पलवर तोड़ करके उसके बारीक जो कण बनाते हैं और इस चूर्ण में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के विघटन या सड़ने से बने सेंद्रीय तत्व उसमें मिलते हैं। ये सेंद्रीय तत्व वनस्पति के विकास के लिए महत्वपूर्ण यानी खास रोल निभाते हैं। जमीन की उत्पत्ति के समय अंतराल के संदर्भ में उस समय की जलवायु का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण एवं व्यापक है कि उस जलवायुनीय प्रदेश में विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनने वाली जमीन लंबे समय अंतराल में भी एक ही प्रकार की होती है, अर्थात एक ही प्रकार की मूल चट्टानों से अलग अलग जलवायुवीय समांतराल में बनने वाली जमीन अलग अलग प्रकार की होती है। जमीन का प्रकार, उसके रंग, जलवायु, मात्र चट्टान, कण रचना एवं उपजाऊपन जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यहाँ आगे जमीन के बारे में बताया गया है कि जमीन की उत्पत्ति के समय अंतराल यानी कुछ अंतर के संदर्भ में उस समय की जलवायु का असर इतना महत्वपूर्ण एवं व्यापक है कि फैला हुआ है कि उस जलवायुनीय प्रदेश में अलग अलग प्रकार की चट्टानों से बनने वाली जमीन लंबे समय अंतराल में भी एक ही प्रकार की होती है, अर्थात एक ही प्रकार की मूल चट्टानों से अलग अलग जलवायुवीय समय अंतराल यानी समय के अंतराल में बनने वाली जमीन अलग अलग प्रकार की होती है। जमीन का प्रकार, उसके रंग, जलवायु, मातृ चट्टान, कण निर्माण एवं उपजाऊपन जैसे तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आगे है जमीन के प्रकार, इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारतीय कृषि संशोधन परिषद द्वारा भारत की ज़मीनों को 8 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें पर्वतीय जमीन और जंगल प्रकार की जमीन पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई पर दिखाई देती है। पहला है कापका जमीन, दूसरा लाल जमीन, तीसरा काली जमीन, चौथा लेटेराइट जमीन, पांचवा रेगिस्तानी प्रकार की जमीन, पर्वतीय जमीन, जंगल प्रकार की जमीन, दलदली यानी कीचड़ से भरे या पीट प्रकार की जमीन। यहाँ कहा गया है कि वर्तमान समय में भारतीय कृषि संशोधन यानी सुधार परिषद द्वारा भारत की ज़मीनों को 8 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें से पर्वतीय ज़मीन और जंगल प्रकार की ज़मीन पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। यहाँ ज़मीनों के 8 प्रकार के नाम अभी हमने पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे। काप की ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार की ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी के से प्रारंभ कर पश्चिम में सतलज नदी तक उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश में इस प्रकार की जमीन आई हुई है। काप की जमीन का निर्माण नदियों के द्वारा निक्षेपित यानी नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी काप का आभारी है। यहाँ काप की ज़मीन के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार की ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है। पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी से शुरू होकर पश्चिम में सतलज नदी तक उत्तर भारत का मैदान है। दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में, इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के मुख्य त्रिकोण प्रदेश में इस प्रकार की ज़मीन आई हुई है। मतलब इन नदियों के मुख्य के त्रिकोण में प्रदेश जो स्थित है, ऐसे जगह पर काप की ज़मीन स्थित है। काप की ज़मीन का निर्माण नदियों के द्वारा निक्षेपित यानी लाए गए काप की मिट्टी है, जिसके लिए काप इसका आभारी है, संबंध है। इस ज़मीन में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एवं चूने का प्रमाण अधिक मात्रा में दिखाई देता है।
जबकि नाइट्रोजन और नमी की मात्रा कम प्रमाण में दिखती है। यदि इस ज़मीन में दलहन वर्ग की फसलें ली जाए तो इसमें नाइट्रोजन की स्थिरता का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की ज़मीन में गेहूँ, धान, पटसन, कपास, मकई और तिलहन आदि फसलें ली जाती हैं। काप की ज़मीन के बारे में बताया गया है कि इस तरह की ज़मीन में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एवं चूने का मात्रा अधिक दिखाई देता है, जबकि नाइट्रोजन और नमी की मात्रा कम मात्रा में दिखती है। यदि इस ज़मीन में दाल वाले वर्ग की फसलें ली जाए तो इसमें नाइट्रोजन की स्थिरता का मात्रा बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की ज़मीन में गेहूँ, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई और तिलहन आदि फसलें ली जाती हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का भाग वीडियो के दूसरे भाग में पढ़ाया जाएगा। जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, तब समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।